हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संधि। एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है संधि। हिंदी व्याकरण में बहुत ज़रूरी है संधि को समझना। तो देखिए, आप समझिए संधि का मतलब क्या होता है। तो संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो सम प्लस धी बनेगा। धी का मतलब होता है धारण या ग्रहण करना, सम का मतलब है समान। तो हम परिभाषा में देखते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो मतलब दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे समान रूप से, तो उनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। या आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि बोलते समय जब दो शब्दों का पास पास आ जाने पर वर्णों का मतलब होता है स्वर, व्यंजन और विसर्ग में विकार मीन्स परिवर्तन संधि कहलाता है। तो ये तो हुई संधि की परिभाषा। और नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम संधि को कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, उसके लिए क्या है, हम लिखते हैं, इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे 5 10। और जब हम इसको बोलचाल की भाषा में एक साथ बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 5 10। तो जब बोलचाल की भाषा में आप बोल रहे तो आप बोल रहे 5 10। तो आप फ्लुएंटली 5 10 बोल जा रहे हैं। 5 10 ये च जो है वो न में कन्वर्ट हो गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संधि। च न में बदल गया, उसी को हमने बोला संधि। तो 5 10 बोल दिया हमने इसको। या अगर आप पढ़ते हैं कहीं पे कि डाक घर, तो इसको आप जल्दी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे डाक घर, आप बोलेंगे डाकघर, जबकि आप डाकघर नहीं बोल रहे, आप बोल रहे डाकघर। ऐसे ही जब आप बोलते हैं बातचीत, तो जब आप बोलते बातचीत तो आप बातचीत नहीं बोल के आप बोलते हैं बातचीत। और अगर आप बोलते हैं $500, तो इसको आप ऐसे पढ़ते हैं 500। आप 500 नहीं बोलते, आप बोलते क्या है 500, लेकिन आप लिखते क्या है 500। तो यही आप समझ पा रहे होंगे कि देसी भाषा में जो हम बोलचाल की भाषा में संधि को कैसे यूज़ में लेते हैं और संधि होती क्या है। जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन था कि संधि होती क्या है। अब हम आगे देखते हैं, ये परिभाषा है, आप परिभाषा भी देख लीजिएगा। संधि की परिभाषा क्या होती, यही परिभाषा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी में नोट करते जाइए साथ साथ। अब आगे हम एक उदाहरण से देखते हैं कि संधि होती क्या है। तो एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं हम। आप सब विद्यार्थी हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ही का एक उदाहरण ले लेते हैं हम। हमने लिखा विद्यार्थी। विद्यार्थी की जब आप संधि करेंगे तो संधि होगा विद्या धन अर्थी। अब आप कहेंगे सर विद्या धन अर्थी हो गया, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से आ निकला, यहाँ से अ निकला और ए और आ मिलकर के आ हो गया, ये हो गई दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि बोल दीजिए। दीर्घ स्वर संधि हो गई है, दो स्वर मिले और बड़ा स्वर बन गया, दीर्घ स्वर बन गया, बड़ा स्वर बन गया, तो दीर्घ संधि हो गई। समझ पा रहे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सर अर्थी का मतलब क्या होता है। तो अर्थी का मतलब होता है जैसे कि जो रथ पे चढ़ा होता है उसको हम बोलते हैं रथी, वैसे ही जो विद्या के रथ पे चढ़ा होता है उसे हम बोलते हैं विद्यार्थी। तो अर्थी का मतलब यहाँ पे होगा आपका जिज्ञासु।
और जो अर्थी आप बोलते हैं उस अर्थी का अर्थ होता है, सॉरी, उस अर्थी का अर्थ होता है जनाजा। ये अलग है। तो आप अर्थी और अर्थी समझ पा रहे हैं होता क्या है। तो बहुत आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है कि संधि होती क्या है। आप देखिए, संधि जब आप सीखेंगे तो आपको शब्दों के अर्थ पता चलेंगे और समानार्थक शब्द जो है उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, वो भी आपको पता चलेंगे। तो संधि जो चैप्टर है उससे आप उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द शुद्धि, समानार्थक शब्द, ये सारे टॉपिक आपके साथ साथ में क्लियर होते जाएंगे। तो आगे हम चलते थोड़ा सा, आप देखेंगे कि संधि होती क्या है। तो उसके लिए हमें समझना होगा संधि के प्रकार। तो संधि को हमने 3 प्रकार में बांटा है। पहला प्रकार जो हुआ वो हुआ स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि है उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। हम देखेंगे कि स्वर संधि जो होती है उसके भी कुछ प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है स्वर संधि का, वह होता है दीर्घ स्वर संधि। जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है गुण स्वर संधि। और जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है वृद्धि स्वर संधि। और जो चौथा प्रकार होता है वह होता है यण यण संधि। और जो पांचवा होता है वह होता है अयादि संधि। तो अब जैसा कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है। तो दीर्घ संधि में आपको दिख रहा है कि सर नाम ही है दीर्घ संधि, मतलब कुछ दीर्घ होता होगा, कुछ बड़ा होता होगा। तो जो आप देखेंगे कि दीर्घ संधि में जो परिणाम होता है, संधि का जो परिणाम होता है, वो चाहे ह्रस्व स्वर मिलेंगे चाहे बड़े स्वर मिलेंगे, परिणाम हमेशा बड़ा स्वर होगा। या आप बोल सकते हैं बड़ी मात्रा आएगी। जैसे भानुदय, आ बड़ा आएगा, ई बड़ा आएगा या ऊ बड़ा आएगा। गुण संधि में आप बोलेंगे कि सर यहाँ क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे केवल आपको मिलेगी एक मात्रा। एक मात्रा का मतलब क्या हुआ, या तो आपको एक ही एक मात्रा मिलेगी या आपको ओ की एक मात्रा मिलेगी। तो केवल एक मात्रा मिलेगी। जैसे कि आप लिखते हैं नरेंद्र, तो यहाँ पे जो ये एक मात्रा है ये क्या है, गुण संधि को दिखा रही है। अब वृद्धि संधि में आप बोलेंगे सर वृद्धि हो जाएगी क्या किसी की, तो एक मात्रा की वृद्धि होके वो बन जाएंगी 2 मात्राएं। 2 मात्राएं बन जाएंगी इस प्रकार से। तो 2 मात्रा हो जाएगी, वृद्धि हो गई तो 2 मात्राएं हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए एक एक,
यहाँ पे 2 मात्रा आ रही है तो ये हो जाएगी 2 मात्रा। और यण संधि में क्या होगा, यण संधि में होगा य व रे के पहले, जस्ट पहले कोई अर्ध वर्ण आ जाएगा या कोई भी आधा शब्द आ जाएगा। जैसे आप देखिए स्वागत, तो स्वागत में क्या है कि सर व के जस्ट आगे स जो है वो आधा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे यण संधि हो रही है। अयादि संधि का मतलब क्या होता है, अयादि संधि में आप बोलेंगे कि सर अय हो जाता है, अय और आदि, अय और आदि। आदि में कौन कौन से आते हैं, अय, आओ, आई, औ, ये सब हो जाता है। तो इसको आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से। अभी आप ये शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे आप समझ पा रहे हैं कि स्वर संधि कैसी होगी। और अब हम आगे स्वर संधि ही शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी पहली संधि रहेगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में आप देखेंगे, जैसा कि आपने देखा अभी क्या होता है कि सर बड़ा स्वर हो जाता है। तो बड़ा स्वर कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अ, धन, अ, तो अ और अ मिलकर के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। आ जो है वो बड़ा स्वर है, प्लस आ मिलेगा तो भी आ हो जाएगा। आ के साथ अगर अ मिलेगा तो भी आ हो जाएगा। और अगर आ और आ ही मिलेगा तो भी आ हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे अगर छोटी ई और छोटी ई मिलेगा तो बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगा तो भी बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई और छोटी ई मिलेगा तो भी बड़ी ई होगा, छोटी ई और बड़ी ई मिलेगा तो भी बड़ी ई ही होगा। और ऐसे ही हम ऊ के साथ भी करेंगे। ऊ, धन, ऊ, तो ये हो जाएगा बड़ा ऊ, ऊ, धन ऊ, तो ये भी हो जाएगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ भी हो, स्वर हमेशा दीर्घ वृद्धि का मतलब क्या है, दीर्घ, दीर्घ मतलब कुछ बड़ा होगा तो हमेशा बड़ा स्वर ही आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं दीर्घ संधि में क्या हो रहा है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं दीर्घ संधि का अच्छा सा, उससे आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि दीर्घ संधि होती क्या है। तो उदाहरण नंबर पहला लिखिए आप, मुक्तावली। तो मुक्तावली की जब बात आती है, आपको बोला जाएगा मुक्तावली की संधि विच्छेद कीजिए, तो आपके सामने कुछ चीज़ें होंगी, ऑप्शन होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए मुक्त, धन, अवली या मुक्त, धन, आवली या मुक्ता, धन, अवली। तो जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिए ए, बी और सी, या फोर्थ ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो अब आप बताएंगे कि मुक्तावली का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अब आप देखेंगे सर यहाँ से अ मिल रहा है, धन, यहाँ से भी अ मिल रहा है, ये हो जा रहा है आ, यहाँ से भी आ मिल रहा है और यहाँ से आ मिल रहा है तो ये भी हो जा रहा है आ, यहाँ से आ मिल रहा है, यहाँ से
अ मिल रहा है, तो ये भी हो जा रहा है आ। तो आप कहेंगे सर दीर्घ स्वर मिल रहा है हमें तीनों में, तो तीनों में हो तो दीर्घ संधि ही रही है, लेकिन अब देखिए आप समझेंगे कैसे कि आपको पता चल गया तीनों में दीर्घ संधि ही हो रही है, पर दीर्घ संधि को आप पहचानेंगे कैसे कि संधि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पे मुक्त का मतलब क्या होता है, मुक्त का मतलब होता है आज़ाद कर देना, किसी को फ्री कर देना, और अवली का मतलब होता है पंक्ति। अवली बोलेंगे या आवली बोलेंगे, अर्थ एक ही होता है, पंक्ति हमेशा। तो अब आप देखिए जो पंक्ति में है या जो क्रमबद्ध खड़े हैं वो कभी भी फ्री हो नहीं सकते। तो ये जो मुक्त प्लस अवली या मुक्त प्लस आवली जो आप सोच रहे हैं वो तो कभी भी सही हो नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा मुक्तावली। मुक्तावली, मुक्ता का मतलब होता है मोती और अवली का मतलब होता है माला। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे मोतियों की माला। मुक्तावली का मतलब क्या हुआ, मोतियों की माला। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, मुक्ता प्लस अवली। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन एकदम सही हो जाएंगे। आपको शब्दों के अर्थ भी समझ आ रहे हैं यहाँ से और याद भी हो जा रहा है और आप कर पाएंगे आसानी से। अगला उदाहरण हम लेते हैं दूसरा। वीरांगना। वीरांगना की संधि आप करेंगे तो आप बोलेंगे सर हो जाएगा वीर प्लस अंगना। वीर प्लस अंगना। ये जो अंगना शब्द है ये स्त्री शब्द का ही एक पर्यायवाची है। अंगना का मतलब क्या होता है, स्त्री होती है। तो स्त्री को ही हम बोलते हैं वीरांगना। और यहाँ से अ और यहाँ से भी अ मिलकर के वीरांगना में आ हो गया, तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ संधि है वीरांगना। समझ पा रहे हैं आप बात को क्या है। अगला तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं दीर्घ संधि का ही। ये है द्राक्षासव। द्राक्षासव की संधि बनेगी द्राक्षा प्लस आसव। आसव का मतलब यहाँ पे है रस, और द्राक्षा, द्राक्षा जो बना है वो बना है दाख से। आप सब दाख जानते ही हैं, दाख क्या होता है, वो बनती है अंगूर से। तो यहाँ पे द्राक्षा का मतलब क्या, अंगूर और अंगूर का रस। तो द्राक्षासव का मतलब क्या हुआ, अंगूर का रस। तो द्राक्षा प्लस आसव बन जाएगा, यहाँ से आ मिला, यहाँ से भी आ मिला, और हमारा आ दीर्घ स्वर बन गया। तो यहाँ पे द्राक्षासव में भी क्या है, दीर्घ संधि है। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आराम से आप समझ पा रहे हैं दीर्घ संधि क्या होती है। ऐसे ही हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम बोलेंगे कारावास। तो कारावास की जब आप संधि करेंगे तो बड़े ध्यान से कीजिएगा, कार नहीं होगा यहाँ पे, कारा होगा। कारा प्लस आवास। अब आप कहेंगे कि सर कारा का मतलब क्या हुआ, तो कारा का मतलब हो गया कि एक जो परिधि होती है, सीमांकन जो किया होता है वो कारा हो जाता है, सीमा, ये इसके अंदर अंदर की चीज। और आवास का मतलब आप सबको पता ही है, घर होता है, जो भी होता है। तो कारावास, यहाँ से आ मिला, यहाँ से भी आ, और ये आ हो गया। तो आप बोलेंगे सर दीर्घ संधि है कारा प्लस आवास। और ऐसे ही एक पांचवा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करेंगे कारागृही। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए चीज को कि ये कारागृही जो है इसका मतलब क्या है, और आप
जो ये लिखते हैं इसका मतलब क्या है। दोनों का अर्थ अलग है, दोनों शब्द समान है, आप लिखने में ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कारागृही, मतलब गृही और ग्रह। ये तो ग्रह जो उपग्रह वगैरह होते हैं, पृथ्वी वगैरह जो ग्रह है वो वाला ग्रह है, और ये गृही जो है वो हमारा घर है, कारागृही। तो आप इसको समझिए, ये जो री है नीचे, ये इसको हम री बोलते हैं, गृही, और इसको हम बोलते हैं ग्रह। तो दोनों एक नहीं है, हिंदी की यही खासियत है। आप उच्चारण जब बिल्कुल सटीक उच्चारण आप कर पाएंगे किसी शब्दों का, तो अर्थ निकल के आएंगे अच्छे। और आप उच्चारण पे ध्यान दीजिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कारागृही। तो आप इसकी जब संधि करेंगे तो आप कहेंगे सर कारा प्लस गृही कर लीजिए। लेकिन देखिए, परिभाषा में हमने बताया था कि जब वर्ण मिलेंगे तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने संधि कर दी, कोई परिवर्तन हुआ नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वास का बन गया था आवास, पर यहाँ पे तो गृही गृही है और यहाँ से बैठ नहीं रहा है, तो इसमें कोई संधि नहीं है, ये केवल एक संयोग है शब्दों का, आप बोल सकते हैं। ये क्या है, एक वर्णों का केवल संयोग है। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि दीर्घ संधि कैसे चलती है, दीर्घ संधि में होता क्या है, और संधि जो है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ भी आएगा और आपसे बन भी जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, दावानल। तो दावानल को आप जब बनाएंगे तो आप बनाएंगे दाव प्लस अनल। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसको दावा अनल बोल दो। तो देखिए बच्चों, दावा अनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दाव का मतलब होता है वन और अनल का मतलब होता है आग। तो आप वन में आग लगा सकते हैं, वन में आग लग सकती है, पर दावा अनल, दावा में आग लगाएंगे आप, बैठेगा नहीं। तो यहां से भी अ धन अ हुआ और बन गया आ। तो आप कहेंगे सर दीर्घ संधि हो रही है। दाव मतलब वन और अनल मतलब आग। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला एग्जाम्पल है सप्ताह। तो सप्ताह की संधि मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, आप बताइए क्या होता है। सप्त प्लस आह, या सप्त धन अह, या सप्त धन अहन। तो देखिए, काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सप्ताह तो सप्त धन आह यही होगा, या सप्त धन अह हो जाएगा। नहीं, ये दोनों गलत है, और सही संधि जो होगी इसकी सप्ताह की ये होगी। देखिए क्या है कि हम पुराने ज़माने में संधि जब करते थे तो सप्ताह को हम पढ़ते थे सप्ताहन। तो इसमें ये न जो है ये आधा न है हलंत के साथ, तो ये जो है धीरे धीरे साइलेंट होता गया और हम हमारी सुविधा के लिए सप्ताह 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 बोलने लग गए। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, अगर आप पढ़ेंगे 11 तो ये क्या होता है 11, लेकिन ये जो 11 अगर आप बार बार बोलेंगे 11 12 तो अजीब लगेगा, और हमारे बोलने में उच्चारण में ये केवल 11 रहेगा। हम इसको 11 12 इतना ही बोलते हैं। ये है लुप्त हो गया, वैसे ही ये न भी लुप्त हो गया, लेकिन इसका सप्त प्लस अहन होगा सही संधि विच्छेद। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, 1-2 अच्छे एग्जाम्पल और मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे आप पढ़ते हैं मध्याह्न
मध्याह्न में यहाँ पे है पे हलंत आएगा मध्याह्न, या इस मध्याह्न को आप ऐसे भी लिखते हैं मध्याह्न। देखिए बात को समझिए, ये जो न है ये न पूरा है, यहाँ पे भी ये न पूरा है, आधा है वो है आधा है, तो न ने अपने ऊपर है को बिठा रखा है, तो न पूरा है आधा है। तो अब आप जब पढ़ेंगे तो मध्याह्न, तो न पूरा जोड़ दे रहे हैं हम, है आधा ही आ रहा है यहाँ पे। अब जब इसकी आप संधि करेंगे तो क्या करेंगे आप बोलेंगे सर मध्य प्लस अहन, तो मध्याह्न हो जाएगा। अब देखिए मध्य प्लस अहन हो गया। अब यहाँ पे न में हलंत था, सॉरी है में हलंत था, न में हलंत नहीं था, न तो पूरा था, लेकिन यहाँ पे हलंत हमारे न में आ गया और है पूरा हो गया। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए जब आप संधि विच्छेद करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत काम की चीज़ है। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, अपराहन, आप बोलते हैं अपराहन, इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो होता है अपर प्लस वही अहन, अपराहन। तो यहाँ पे भी आप बोलेंगे सर जैसे इसमें आधा न आया था वैसे आधा न आएगा, नहीं, यहाँ पे न पूरा ही आएगा, अपराहन, अपर प्लस अहन होगा, है भी पूरा आएगा और न भी पूरा आएगा। आप पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात जो है, यहाँ से अ और यहाँ से अ मिला और दोनों ने संयोग करके आ बना लिया, तो ये हुई आपके दीर्घ संधि। और अब आप यहाँ से देख पा रहे ये जो न है, सॉरी ये जो न है ये न बन जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, अगर हम लिखते हैं रामायण, तो यहाँ पे हम रामायण नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम रामायण लिखते हैं। तो वैसे ही ठीक ऐसे ही आप बोलेंगे कि जब अपराहन हम बोलेंगे तो अपराहन बोलेंगे, लेकिन अपर प्लस अहन होगा, न का न हो जाता है। ये जो संधि हो रही है यहाँ पे ये है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। न को न में बदल दे रहे हैं हम। तो इस एक शब्द में हमें दो संधि देखने को मिल रही है, दीर्घ स्वर संधि तथा व्यंजन संधि। न को न में बदल दिया, ये हम आगे व्यंजन संधि में और अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे ही एक और शब्द होता है पूर्वान। इसका पूर्वाहन का संधि विच्छेद क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।